हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी लोग मेरा टॉपिक देख रहे होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोगों ने क्लास 9th में या अब तक जो अलजेब्रा पढ़े हैं तो वन वेरिएबल में पढ़े हैं, यानी एक चर वाले। अब यहाँ पर दो चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो चर का मतलब आपके यहाँ पर दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, अलग अलग। जैसे इसका जो जनरल समीकरण होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, दो चर में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जो यक्स है और वाई, यक्स वाई आपके अलग अलग दो चर हैं और ए बी सी आपके कोई रियल नंबर यहाँ पर होगी। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, कोई रियल नंबर यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। एग्जांपल्स देखेंगे, ये जनरल समीकरण है आपका। इसका जब एग्जांपल्स देखेंगे तो 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और भी इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, √2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 7x माइनस √3y माइनस 10 या 15 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से बस इसके कोफिशिएंट जो हो कोई रियल नंबर हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3, 4, 5 रियल नंबर्स हैं और x y क्या है, वेरिएबल। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल में और थर्ड एग्जांपल में। तो ये सारे जो एग्जांपल्स गिवन है आपको दी हुई है, ये कैसी समीकरण है, तो दो चर में आपका ये रैखिक समीकरण है। अगर इसका ग्राफ जो खींचा जाए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिस बहुपद की घात एक होती है। जब मैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर बहुपद पढ़ाया हूँ तो वहां पर इसके बारे में बताया है कि कब क्या कैसा समीकरण होगा। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, तो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, जो रैखिक समीकरण होता है तो जिस बहुपद की घात एक होता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, घातों के आधार पर। तो घात एक होगा तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से यहाँ ये वन वेरिएबल में है। तो इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो कोई एक सीधी रेखा बनेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये आपका रैखिक समीकरण होगा, इसलिए कहलाएगा, ठीक है। ये आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस में यहाँ, और ऐसे इसके प्रकार से y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण। लेकिन हम यहाँ दो चर वाले पढ़ रहे हैं, तो दो चर में पढ़ेंगे। अब इसके कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा और इसका किस किस विधि से फाइंड किया जाएगा, ग्राफीय विधि से कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम एक आलेखीय विधि पढ़ेंगे जिसको ग्राफीय मेथड भी बोलते हैं इंग्लिश में, और एक तो वैसे सिंपल फाइंड करेंगे साइमल्टेनियस मेथड जिसको बोलते हैं, उस तरीके से। तो ये आपकी जनरल समीकरण हो गई दो चर वाली। x और y आपके दो चर राशियां हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट इसी में सीखेंगे दो चर वाले रैखिक युगपत। युगपत समीकरण। देखिए, जो युग का मतलब होता है, युग का मतलब होता है पेयर यानी जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो चर वाले रैखिक युगपत यानी दो समीकरण जो होंगे वो कैसे होंगे, रैखिक होंगे। उनका सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा, उनको कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, मान के चलिए कि आपका एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके हो गए रैखिक युगपत समीकरण यानी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दो पेयर्स हैं, तो ये जो मेन है आपका, इसी के बारे में पढ़ोगे, कैसे इसका हल फाइंड किया जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको बारी बारी से सिखाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप सभी लोग बने रहिए।
तो यहाँ पर देखिए ये आपकी हो गई। फिर इसमें देखिए संगत। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए हम कब कहेंगे कि ये दोनों संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। तो संगत होने का मतलब अगर किसी का साथ है, किसी से आपका अगर कोई मित्र है, उससे दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं आप उससे जरूर मिलते हो। जैसे अगर आपके दूसरे गांव का मित्र है तो विद्यालय में मिलते हो, अगर गांव का ही मित्र है तो आप हमेशा उसके साथ आते हो, साथ जाते हो, साथ क्लास में रहते हो कि नहीं। तो इसी प्रकार से जब ये दोनों समीकरण हैं तो इनका हम देखेंगे कि ये संगत है कि नहीं, इनका जो हल है किस प्रकार से है, संगत है कि नहीं, संगत। और दूसरा हम सीखेंगे असंगत, ठीक है, संगत और असंगत। तो संगत कब होगा, जैसे मानकर चलिए ये आपकी लाइन L1 है और ये वाली आपकी लाइन ये L1 थी, ये लाइन L2 है। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर कट करता है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती है। क्या कहलाएगा, ये प्रतिच्छेद कहलाएगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये फंगत होगी कि देखिए एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। और पूछेंगे कि इसके कितने हल रखेगा, ये दोनों समीकरण कितने हल रखेंगे, यानी x और y के कितने मान हो सकते हैं, यहाँ पर कितने उत्तर हो सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसके हलों की संख्या यानी जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा वो 1 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ जो सोल्यूशन होगा एक हल रखेगा, यानी एक उत्तर x का होगा और एक ही उत्तर y का होगा, और कोई इस समीकरण से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में हो गया। तो ये भी संगत हुआ क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि मैं संगत और असंगत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इसी में देखिए अगर एक लाइन L1 आपकी इस प्रकार से है और दूसरी लाइन L2 इस प्रकार से है आपकी, अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी क्या है, समांतर है, तो देखिए कितना भी इनको अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये कहीं कट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम अनंत तक ऐसे बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि उनके प्रत्येक बिंदु की जो लंबवत डिस्टेंस होती है, बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है हर एक बिंदु पे। तो जैसे इसके बीच की लंबवत दूरी 90 डिग्री पर अगर हम यहाँ लें तो जितना होगा उतना ही एफ इसके प्रत्येक बिंदु पर होगा, तो ये कहीं कट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन आएगी तो इसका जो प्रकार होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। और हलों की संख्या, ये इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर कोई हल नहीं रखेगा, ठीक है, यानी x और y का कोई उत्तर ही नहीं होगा कि इन दोनों को सेटिस्फाइड कर दे इक्वेशन को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि संगत और असंगत क्या होता है। देखिए इसमें एक कंडीशन और भी आप लोग पढ़ोगे, जैसे आपकी एक लाइन L1 ये है ऐसे गई, और जो दूसरी लाइन L2 है, नीली से मैं लिख रहा हूँ L2 को, वो भी इसी के ऊपर जा रही, सेम टू सेम, ठीक है। जहाँ ये जैसे मेरा मार्कर यहाँ पर नहीं एकदम लाइन पे जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग ट्रेन और उसके डिब्बे को चलते हुए देखिए, जैसे ये पटरी है, इस पर अगर कोई ट्रेन का ये डिब्बा है, फिर पीछे फॉर ये ट्रेन का इंजन है, क्या है, ये इंजन है, फिर पीछे ये सब डिब्बे हैं, तो जिस रास्ते पर ट्रेन की पहिया जाएंगी उसी पर तो ये जाएगा। तो उसी प्रकार से जहां पर ब्लैक पेन से आपकी थी ये L1 पहली लाइन और इससे ये, तो ये देखिए क्या है कि प्रत्येक जगह हर एक बिंदु पर दोनों समान है, प्रत्येक बिंदु पर क्या है, समान, हर एक बिंदु पर ये समान है। तो ये भी कैसा होगा, संगत होगा। इसका जो हल का प्रकार होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। और इसके हल की जो संख्या अगर हम पूछें तो इसके हल की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी या अनेक हल होंगे, ठीक है, अनंत, या फिर हम क्या कहेंगे, अनेक हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये रखेगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक बिंदु पर साथ है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यानी जो एक से अधिक हल रखेगा, 2, 4, 10 इस प्रकार से हल रखेंगे, उसके बहुत सारे आंसर आएगा, तो उसका जो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, तो हम कहेंगे कि वो अनंत हल रख रहा है और संगत होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर साथ है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि संगत और असंगत आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसका ग्राफीय निरूपण भी मैंने बता दिया। अब इसके लिए कंडीशंस हम पढ़ेंगे कि किन शर्त से समझेंगे कि कब समांतर है, कब प्रतिच्छेद करते हैं और कब समपाती है। इसको क्या बोलते हैं, जब एक ही रास्ते से जाते हैं तो बोलते हैं समपाती बोलते हैं, और इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है, कोलिनियर।
तो ये यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का मैं बता रहा हूँ।